हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल पार्ट 5। राइट, तो पार्ट 4 में हमने देखा था प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, और जो 2020-21 का जो सिलेबस सीबीएसई ने इशू किया है उसमें कुछ चेंजेस हैं। मतलब जो एंजाइम्स विटामिन्स वगैरह नहीं है, तो न्यूक्लिक एसिड का एक टॉपिक रह जाता है। आइए उसको देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा दैट एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पेसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर इन मेनी वेज। मतलब जो इंसान का बच्चा है वो इंसान के जैसा लगता है, और जो जानवर का बच्चा है वो जानवर के जैसा लगता है। राइट, तो मतलब कुछ क्या है करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं हर जनरेशन में, एंड हाउ दीज करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो कैसे ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम जो इंसानों के बच्चे हैं वो इंसान जैसे लग रहे हैं, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा लग रहा है। सो ये जो हुआ है ये हुआ है बाय द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैसे ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हुआ है उसको हम समझते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। राइट, तो इस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सम पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। राइट, सम पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और वो क्या है? दीज आर द क्रोमोसोम्स और क्रोमोजोम्स। राइट, तो आपको पता है, जो बायो वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं दैट क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। राइट, अब ये क्रोमोजोम्स हैं क्या? ये हैं दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, और प्रोटीन के साथ साथ इसमें एक और बायोमॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो जो क्रोमोजोम्स हैं दे हैव टू पार्ट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी हम देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। राइट, अब न्यूक्लिक एसिड भी दो टाइप के हैं। दीज आर व्हाट? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप कहते हैं डीएनए, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं आरएनए। राइट, अब जो न्यूक्लिक एसिड हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है हम अगले लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में। इसलिए जो न्यूक्लिक एसिड हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपको याद होगा प्रोटीन क्या थे? प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। राइट, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए एंड व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। राइट, तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो केमिकल कंपोजिशन मतलब ये किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। राइट, सो अगर हम क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे डीएनए का और आरएनए का। राइट, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे डीएनए और आरएनए का तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। राइट, और वो तीन चीज़ें क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तीन चीज़ों में पहला है एक पेंटोज शुगर। पहला क्या है? एक पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जैसे आपने पढ़ा है हेक्सोज शुगर। राइट, शुगर भी हम पढ़ चुके हैं। हेक्सोज शुगर का मतलब 6 कार्बन वाली, तो पेंटोज शुगर का मतलब है आ शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन। इसके साथ साथ क्या मिलता है? दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। ये है फॉस्फोरिक एसिड, क्लास 11th में शायद आपने पढ़ा होगा। और तीसरी जो चीज़ है दैट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड द बेस। हेट्रोसाइक्लिक भी आपने पढ़ा है क्लास 11 में क्या होते हैं। सो तीन चीज़ें हैं न्यूक्लिक एसिड में। एक है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का मतलब है शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन। एक है आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और एक है आपके पास व्हाट दिस इज बेस, हेट्रोसाइक्लिक बेस। सिंपली हम बेस लिख देते हैं। राइट, सो ये तीन चीजें हैं। राइट, अब हम देखते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर मोइटी और शुगर इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, वेयर एज इन आरएनए इट इज बीटा डी राइबोज। मतलब राइबोज शुगर प्रेजेंट है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा सैकेराइड वाला टॉपिक, तो उसमें हमने कहा था राइबोज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, और ये 5 कार्बन की शुगर है। राइट, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है
राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस का। आप इसमें क्या डिफरेंस है वो भी देख लीजिए। सो 5 कार्बन का शुगर और 5 कार्बन जो चेन बनाएगा वो कैसे बनाएगा, एक पेंटागन के फॉर्म में, राइट। सो 5 कार्बन शुगर के लिए हम बनाते हैं जो फ्यूरान स्ट्रक्चर है, याद होगा आपको फ्रक्टोज के केस में हमने बनाया था, बट फ्रक्टोज क्या था आपका 6 कार्बन का था, ये 5 कार्बन का है, राइट। तो जो बीटा डी राइबोज है वो आप देखिए, तो यहाँ OH, ये है आपका HOH, इधर है आपका HOH, और ये लास्ट में है आपका यहाँ H, और ये है CH2OH। अगर आप नंबरिंग करेंगे तो सो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज बीटा डी राइबोज। डी क्या है आपको पता है, डी इज द कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। बीटा क्यों है, आप देखिए O और OH एक साइड दिखाई दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज बीटा। इसके बाद राइबोज, राइबोज इसका नाम है, राइट। सो दिस इज प्रेजेंट इन द RNA। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, RNA में, बीटा डी राइबोज। DNA में जो शुगर है उसमें केवल एक डिफरेंस है कि सेकेंड पोजीशन का क्या हो गया है, डीऑक्सीजेशन हो गया है, मतलब डीऑक्सी, ऑक्सीजन वहाँ से निकल गई है या नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ से O चला जाएगा, तो ये क्या बचा, केवल H, राइट। सो बीटा डी राइबोज और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। 2 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में ही क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हुई है, दैट्स व्हाई इट इज 2 डीऑक्सी राइबोज। तो इन दोनों शुगर के स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, बीटा डी राइबोज एंड बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, ये दो शुगर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, राइट। इसके साथ साथ क्या है, बेसेस प्रेजेंट हैं। बेसेस जो प्रेजेंट हैं उसमें से DNA में जो बेसेस प्रेजेंट हैं वो हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। 4 बेस हैं DNA में, क्या क्या है, एडेनिन, स्ट्रक्चर यहाँ पर है एडेनिन, ग्वानिन, राइट, साइटोसिन एंड थाइमिन। और जो RNA में जो बेसेज हैं वो पहले के 3 सेम हैं, ठीक होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, केवल थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल प्रेजेंट हो जाएगा, राइट। तो आप लोग ये याद रखना पड़ेगा, जो DNA में है वो है थाइमिन और जो RNA में है वो है यूरेसिल, और बाकी जो 3 बेसेस प्रेजेंट हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वो DNA और RNA में दोनों में सेम है, राइट। जो एडेनिन और ग्वानिन है इनको हम ये क्या है आपके, देखिए एडेनिन और साइटोसिन, अब आप इनमें देखिए कुछ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एडेनिन और ग्वानिन में आपको 2 फ्यूज रिंग दिखाई दे रही हैं, तो इनको हम कहते हैं दीज आर प्यूरिन्स, ठीक है। और जिनमें आपको एक सिंगल दिखाई दे रही है, दीज आर पिरिमिडीन्स, कंबाइन, एक इनका जनरल नेम है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो एडेनिन, ग्वानिन क्या है आपका, 2 फ्यूज रिंग वाले हैं, 2 रिंग वाले हैं, और जो साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल है उनमें सिंगल रिंग है। इनका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, वैसे इतना कंपलसरी है नहीं फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, आइए देखते हैं। अ यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अब क्या हो रहा है, शुगर और बेस आपस में जुड़ रहे हैं, शुगर और बेस आपस में जुड़ रहे हैं। तो शुगर क्या है आपके पास, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, राइबोज होने से RNA और डीऑक्सीराइबोज होने से DNA। तो शुगर यहाँ से जुड़ेगा, देखिए शुगर का ये O, शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है वो OH, या इसमें देखिए आप ये किससे जुड़ने वाला है, बेस से जुड़ने वाला है, राइट। सो अ यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अब 1' हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो बेसेज हैं उनमें भी तो नंबरिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेम
नॉमेनक्लेचर, उनमें भी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। अगर आप इनका IUPAC नाम लिखना चाहेंगे, जिसके फिलहाल ज़रूरत है नहीं, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम शुगर में जो नंबरिंग है उसको हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश करते हैं। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, राइट। तो 1 डैश पोजिशन ऑफ द शुगर किसके साथ कंबाइन करेगा? विद द बेस। और बेस के साथ कैसे कंबाइन करेगा? NH2, राइट। तो यहां से क्या होगा, आप देखिए मैं सिंपल बना रहा हूं। मान लीजिए ये OH आया फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द शुगर सॉरी, और ये आया NH2 फ्रॉम द बेस, और ये है शुगर। तो यहां से क्या होगा, OH और एक H, वाटर निकल जाएगा। तो ये शुगर वाले पार्ट में यहाँ हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा O, यहाँ बच जाएगा NH, और ये क्या होगा, बेस वाला पार्ट। मतलब ये एक लिंकेज बन जाएगा किसके बीच में, शुगर और किसके बीच में, बेस के बीच में। तो यहाँ आप देखिए उतना कॉम्प्लेक्स हम नहीं बता रहे हैं, सिंपल हमने ऐसा लिख दिया, बेस एंड शुगर हैव बीन जॉइंड, राइट। दूसरी बात है, तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, राइट। न्यूक्लियोसाइड, साइड D याद रखिए, D फॉर डाई, डाई मीन्स 2, न्यूक्लियोसाइड, राइट। सो न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें हैं, एक है शुगर, न्यूक्लियोसाइड मीन्स शुगर प्लस बेस, ये दोनों चीजें जुड़ गई न्यूक्लियोसाइड में। अब हम क्या करेंगे, जब न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ा है, एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है एट द 5 डैश पोजीशन ऑफ द शुगर मॉइटी, अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। अब देखिए शुगर का 5 डैश पोजीशन कहाँ है, दिस इज द 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर, राइट। तो यहां क्या जुड़ना है, बोला है एक फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड मैंने आपको बताया फॉर्मूला इज H3PO4, राइट। तो फॉस्फोरिक एसिड को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा P डबल बॉन्ड O OH OH NOH, राइट। तो यहां क्या हो जाएगा, एक OH यहां से चला जाएगा और यहां से एक H चला जाएगा। तो बनेगा क्या, मैं बना देता हूं यहां पर। तो ये हो जाएगा O, ये मैं शुगर का मॉलिक्यूल पहले बना देता हूं, राइट। ये हो जाएगा OH, यहाँ तो सॉरी चलिए यहाँ बेस हो गया था क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा बेस, राइट। तो यहाँ है बेस और ये है H OH, ये है H OH, ये है H, और यहाँ है CH2, ये है O, और यहाँ क्या हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, राइट। अब आपको जनरली क्या दिखाई देगा स्ट्रक्चर में, O नेगेटिव O नेगेटिव। क्यों दिखाई देगा मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इट इज एसिड, राइट। ये फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है और एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव को रिमूव कर देते हैं। तो ये आपको आयनाइज फॉर्म में दिखाई देगा, राइट। ये आपको दिखाई देगा आयनाइज फॉर्म में। तो ये O नेगेटिव आपको इसलिए दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फिलहाल छोड़ दीजिए। तो यहाँ मतलब फॉस्फोरिक एसिड यूनिट और शुगर यूनिट और बेस तीन आपस में जुड़ गए हैं। तो तीन जब आपस में जुड़े हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, T फॉर ट्राई, याद रखिए आप। तो न्यूक्लियोटाइड जब भी कह रहे हैं तो T पे फोकस कीजिए, और T का मतलब ट्राई मीन्स यहाँ तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी। और यहाँ न्यूक्लियोसाइड तो D पे फोकस कीजिए, D फॉर डाई, तो यहाँ दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो वो दो चीज़ें हैं शुगर एंड बेस, और तीन चीज़ें क्या है, शुगर बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड यूनिट। तो ये देखिए यहाँ O नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अब ये जो बना है फाइनली, ये हमने क्या बनाया है, न्यूक्लियोटाइड, राइट। अभी हमें न्यूक्लियोसाइड से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, न्यूक्लियोटाइड से, जिसमें तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। क्योंकि हमने क्या कहा, जो न्यूक्लिक एसिड हैं दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वो क्या हैं, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है न्यूक्लियोटाइड से। तो अभी हमें इस पे फोकस करना है, न्यूक्लियोटाइड पे, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड में जब फोकस करेंगे तो अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, राइट। कैसे जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय
फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5' and 3' कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। द न्यूक्लियोसाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5' and 3' कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, अब आप देखिए 5' कहाँ है, दिस इज 5' राइट, और 3' कहाँ है, दिस इज 3'। मतलब जो हमें क्या करना है, केवल बेस का ही तो चेंज होगा, बाकी स्केलेटन तो सेम है। एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड में यहाँ लिख दूंगा, मान लीजिए यहाँ लिख दूंगा, तो इसका 5' इसके 3' से जुड़ेगा राइट, तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे, ये बहुत अच्छे से आपका बुक में बताया गया है। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड राइट। तो अब क्या है, किसके अगर आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ होगा 3' नंबर और यहाँ होगा 5', ये होगा 3' और ये होगा 5', ये वाला कार्बन। अब बॉन्डिंग किसके बीच में होनी है, बॉन्डिंग होनी है 3' और 5' के बीच में राइट। कैसे बॉन्डिंग होनी है वो भी देख लीजिए। बॉन्डिंग कैसे होगी, ये तो बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड है, तो O नेगेटिव तो ये आयनाइज फॉर्म में है राइट, O नेगेटिव तो ये आयनाइज फॉर्म में है। इनिशियली ये कैसा रहा होगा, ये रहा होगा OH राइट। अब ये कैसे जुड़ेगा, यहां से H और यहां से OH, तो ये क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे और ये जो O है ये इन दोनों यूनिट के बीच में जुड़ेगा राइट। ये जो O आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो O आपको दिखाई दे रहा है, ये इस यूनिट और इस यूनिट को आपस में जोड़ लेगा राइट। तो अब ये कैसे हो जाएगा, अब आप देखिए O, इस पे फोकस कीजिए, O इज कनेक्टेड टू CH2, O इज कनेक्टेड टू CH2 राइट, O is connected to P double bond O, O is connected to P double bond O right, P is connected to O negative, P is connected to O negative यहाँ, और ये जो O आपको दिखाई दे रहा था राइट, ये जो O आपको दिखाई दे रहा था ये दोनों के बीच में होगा, और वो O कहाँ है, सीधा देखिए ये वाला वो O है राइट। तो इस O ने क्या किया है, दोनों यूनिट को आपस में जोड़ दिया है राइट। तो ये जो पूरा यूनिट, पूरा जो लिंक इनके बीच में है वो क्या है, वो एक ये जो मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम ये पूरा यूनिट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज राइट, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और ये जो बना है ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आपस में जुड़े हैं, ये क्या बना है, एक डाई न्यूक्लियोटाइड बना है। अब डाई न्यूक्लियोटाइड में देखिए फिर से ये क्या है, 5' एंड ऑफ द चेन और ये है 3' एंड ऑफ द चेन। तो यहाँ ये एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है और ये यहाँ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है, तो सो ऑन, ऐसा बहुत सारा क्या होगा, एक लंबी चेन बन जाएगी जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वही क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड राइट। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया है, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ा है, और दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में कैसे जोड़ा है, बाय द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये इनिशियली रहा होगा OH, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ और बीच में रह गया O राइट। और ये जो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है राइट। तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद भी एक एंड में होगा 5', दूसरा एंड होगा 3'। सो दिस इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ अ डाई न्यूक्लियोटाइड राइट। ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप बहुत सिंपलीफाई करके इसको बना सकते हैं। देखिए शुगर के एक एंड में जुड़ा है बेस, एक एंड में जुड़ा है फॉस्फेट, फिर यही फॉस्फेट दूसरे शुगर से जुड़ा है, उस शुगर से बेस जुड़ा है और उस शुगर से जुड़ा है फॉस्फेट, फिर यही क्या है, शुगर, फिर बेस एंड सो ऑन। तो ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ
अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और यही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, राइट। ये बहुत सिंपल करके हमने दिखाया है। अब आप देखिए, जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। जैसा हमने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वैसा ही क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, राइट। न्यूक्लिक एसिड है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, एंड सो ऑन। तो इनका जो सीक्वेंस आपस में है उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, राइट। इन द, जैसे हमने प्रोटीन में देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इन द सेम वे न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो। मतलब एक चेन बनने के बाद, स्ट्रेट चेन बनने के बाद, ये स्ट्रेट चेन में न रह के क्या करता है, ये आपस में कॉइलिंग करेगा, राइट। ये कॉइलिंग करेगा जैसा हमने देखा था प्रोटीन में, एग्जैक्टली वैसा ही, बट कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इनका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था, जेम्स वाटसन एंड क्रिक्स ने। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। ये जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है वो डीएनए का है। प्रोटीन के हेलिक्स स्ट्रक्चर में आपको याद होगा एक ही स्ट्रैंड में क्या होता है, कॉइलिंग होती है, राइट। एक ही स्ट्रैंड में कॉइलिंग होती है, हेलिक्स स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। बट डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डबल हेलिकल है, मतलब दो स्ट्रैंड आपस में जोड़ेंगी और ये कॉइल हो जाएंगे, राइट। कैसे, आइए देखते हैं। सो इस केस में क्या होगा, टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर wound about each other and held together by hydrogen bond between the base pairs, right। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। हम देखिए हमने क्या कहा था, शुगर बेस फॉस्फेट। अब देखिए एक चेन में क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज शुगर, इसके पास है बेस और इधर है फॉस्फेट, राइट, फॉस्फेट। फिर से ये क्या होगा, शुगर, ये होगा बेस और ये होगा फॉस्फेट, ठीक होगा। ये एक चेन है, दूसरे में भी ऐसी होगा, जैसे शुगर, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड है, यहाँ होगा बेस और यहाँ होगा फॉस्फेट। फिर से यहाँ क्या होगा, शुगर, यहाँ होगा बेस, यहाँ होगा फॉस्फेट, राइट। सो अब ये दोनों आपस में कैसे कंबाइन करते हैं उसको देख लीजिए। द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं आपको, ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसेस आर फॉर्म्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसेस। मतलब जो यहाँ ये जो दोनों चेन आपस में जुड़ेंगी, ये जुड़ेंगी बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होना है, बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है यहाँ पर, राइट। यहाँ बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बहुत स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है, बिकॉज एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ थाइमिन। जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो साइटोसिन है वो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन के साथ, राइट। तो आपको ये चीज़ केवल याद रखनी है, ए विल फॉर्म बॉन्ड विद टी एंड सी विल फॉर्म बॉन्ड विद जी, केवल इतना ही है, राइट। ये डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ क्या है, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, राइट, जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो ये है, राइट, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। अब बेसेज क्या है, दोनों में बेसेज हैं, तो इसका जो ग्वानिन है वो केवल इसके साइटोसिन से कंबाइन करेगा, और इसका जो एडेनिन है ये इसके थाइमिन से ही कंबाइन करेगा। इसके पास थाइमिन है तो यहाँ एडेनिन, इसके पास एडेनिन है यहाँ थाइमिन, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन। मतलब एक ही कॉम्बिनेशन है, सी और जी के बीच में कॉम्बिनेशन होगा और टी और ए के बीच में कॉम्बिनेशन होगा, राइट। ऐसा क्यों है वो भी आप समझ लीजिए। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक बार फिर से बेसिस,
राइट। तो हमने क्या कहा, जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट। सो जो एडेनिन है वो बनाएगा थाइमिन के साथ बॉन्ड, और जो साइटोसिन है वो बनाएगा ग्वानिन के साथ बॉन्ड। यूरेसिल यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यूरेसिल होता है आरएनए में, हम डीएनए की बात कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये जो चेन आपस में आएंगी क्लोज, यहाँ जो जगह बचेगी वो जगह केवल इतनी है कि इसके बीच में एक आ सकेगा प्यूरिन और एक आएगा पिरिमिडीन। अंतर क्या है प्यूरिन और पिरिमिडीन में? प्यूरिन हैज़ अ बिगर स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 2 फ्यूज्ड रिंग हैं, एंड पिरिमिडीन्स हैज़ अ स्मॉलर स्ट्रक्चर। तो एक बड़ा और एक छोटा आएगा, राइट। दोनों बड़े आएंगे तो यहाँ बीच में इतनी जगह होगी नहीं, और दोनों बड़े का मतलब एडेनिन अगर ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ बीच में इतनी जगह नहीं होगी, तो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी। और दोनों छोटे मतलब साइटोसिन अगर थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ ये लूज बॉन्डिंग होगी। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने बनाई है, यहाँ क्या होगी, लूज बॉन्डिंग यहाँ बीच में होगी, तो बॉन्डिंग पॉसिबल या इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इफेक्टिव बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है, साइजेस जो बेसिस की हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो बीच 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो जगह बचेगी वहाँ पे इफेक्टिव बॉन्डिंग होनी चाहिए इसके बीच में। तो एडेनिन किसके साथ कंबाइन करेगा, थाइमिन के साथ। अब आप कहेंगे साइटोसिन के साथ भी कंबाइन करेगा, वो भी हम देखते हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए, एडेनिन ग्वानिन के साथ नहीं कंबाइन कर पाएगा, और जो साइटोसिन है वो थाइमिन के साथ नहीं कंबाइन कर पाएगा। एडेनिन थाइमिन के साथ कंबाइन करेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ कंबाइन करेगा। अब आप कहेंगे कि जो एडेनिन है वो साइटोसिन के साथ क्यों नहीं कंबाइन करता है, तो उनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हैं कि अगर एडेनिन कंबाइन करता है थाइमिन के साथ तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होते हैं, और साइटोसिन कंबाइन करता है ग्वानिन के साथ तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होते हैं, राइट। मैंने क्या कहा, अगर एडेनिन कंबाइन करता है थाइमिन के साथ तो एडेनिन थाइमिन के साथ कंबाइन करेगा, एडेनिन थाइमिन के साथ कंबाइन करेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल हैं। अगर एडेनिन साइटोसिन के साथ कंबाइन करेगा तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होगा, राइट। और साइटोसिन अगर ग्वानिन के साथ कंबाइन करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल हैं, और साइटोसिन अगर एडेनिन के साथ कंबाइन करेगा तो 2 ही पॉसिबल हैं। तो साइजेस के साथ साथ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ होगी वो वाला प्रेफर होता है, राइट। तो इसलिए आप ये याद रखिए कि क्या होगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, राइट। तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, डीएनए का, वो कैसा हो जाएगा, बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। और आप कहते हैं कि डीएनए में डिफरेंस है, तो डीएनए में डिफरेंस होने का मतलब है जो बेसेस का सीक्वेंस है उसमें चेंज है, राइट। जो बेसेस का सीक्वेंस है उसमें चेंज है। तो हम कैसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और जो बेसेज हैं वो आपस में कुछ इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, राइट। बेसेज आपस में कुछ इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं। तो ये आप एक लैडर जैसा समझ लीजिए, सीढ़ी, रबर की सीढ़ी समझ लीजिए आप। सो ये जो लाइन है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइट। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कैसे जुड़ी हैं, बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस, राइट। तो जो स्टेप हैं लैडर के, दे आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइट। और अगर मैं इसको दोनों एंड से पकड़ के रोटेट कर दूं, क्योंकि रबर की लैडर है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, राइट। अब जो कई सारे लोग आपको अलग अलग दिखाई देते हैं कुछ सिमिलरिटी के बाद भी, तो वो अंतर किसकी वजह से है, ड्यू टू चेंज इन दिस सीक्वेंस ऑफ बेसिस, राइट। डिफरेंट एनिमल में जो चेंजेस हैं वो किसकी वजह से हैं, या एक ही स्पेसीज के एनिमल्स में भी डिफरेंसेस होते हैं, सारे इंसान तो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते हैं। तो वो चेंज किसकी वजह से है, ड्यू टू द चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस,
राइट। और आपने सुना होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है व्हाट द सीक्वेंस ऑफ बेसेस। वो सीक्वेंस ऑफ बेसेस ही क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और आगे चल के आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे दैट दिस सीक्वेंस ऑफ बेसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइट। तो ये हमने पढ़ा डीएनए के बारे में। इसके बाद आरएनए में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए अ सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स इज प्रेजेंट जस्ट लाइक प्रोटीन। डीएनए में डबल हेलिकल है बट आरएनए में क्या है? सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एंड समटाइम्स इट फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ, राइट। केवल एक ही चेन है। द आरएनए मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप्स, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, दे आर नेम्ड एज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो 3 टाइप की आरएनए हैं, बायो वाले लोग ज़्यादा जानते हैं, राइट। सो कुछ डिफरेंसेस हमें देखने हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। तो बेसिस का डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, और आरएनए के कई सारे टाइप भी हैं। तो ये हो गया अबाउट द डीएनए एंड आरएनए, राइट। तो एक चीज़ और है, दिस इज व्हाट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब है? हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2 लोगों को। मान लीजिए ए एंड बी, दीज आर 2 पीपल्स। अब हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे? इनके डीएनए पैटर्न को इनके डीएनए पैटर्न से मैच करेंगे। एज सच कोई डीएनए पैटर्न कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा नहीं, बट अगर हम 2 लोगों के डीएनए पैटर्न को मिलाते हैं आपस में, तो उनके मैचिंग से हमें ये पता चलता है वेदर दे आर सेम और नॉट, वेदर दे आर रिलेटिव्स और नॉट, राइट। वो एक ही आदमी के डीएनए भी हो सकता है, एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। वो दोनों सिबलिंग भी हो सकते हैं, वो दोनों क्या हो सकते हैं? फादर एंड सन, मदर एंड सन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो रिलेटिव भी हो सकते हैं, राइट। सो इस टेक्निक को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसका बहुत ज़्यादा रोल है इन द फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल and to identify the dead bodies in any accident by comparing the DNAs of parents to children। कई बार क्लेम नहीं हो पाता है बॉडी, तो उसके लिए भी क्या करते हैं? डीएनए का यूज़ करते हैं। एंड टू आइडेंटिफाई द रेशियल ग्रुप टू रिराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बहुत सारे यूजेज हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं। तो आई थिंक 2020 और 21 में जो रिवाइज सिलेबस था उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी या जो भी सिलेबस था वो बायोमॉलिक्यूल का कवर कर लिया है अप टू द पार्ट 5। सो यहाँ पर ये बायोमॉलिक्यूल का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर